अगर एक साथ प्रेजेंट हों तो वो एडिशन कंपाउंड कहलाती हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो ये जो एडिशन कंपाउंड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स कहने का क्या मतलब है, जैसे बच्चों ये K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस है ना, और 24 वाटर, तो ये एक सॉल्ट और एक सॉल्ट ये दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, इस रेशियो में पाए जाते हैं, और ऑब्वियसली इसका नाम है एलम, फिटकरी जिसे हम कहते हैं। तो ये एक तरीके से एडिशन कंपाउंड है, दो कंपाउंड दो सॉल्ट एक साथ मौजूद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एडिशन कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे एडिशन कंपाउंड होते हैं, जैसे KCl, MgCl2, 6 वाटर और 6 SiO2 भी है इसमें अलग एक कंपाउंड। तो ये भी दो कंपाउंड वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होके एक साथ मौजूद थे, तो ये एडिशन कंपाउंड के एग्जाम्पल थे। अब बाद में प्रॉब्लम क्या आई कि कुछ एडिशन कंपाउंड जैसे ये KCN FeCN2 होल ट्वाइस, जब ये 4:1 में लिया, ये भी एडिशन कंपाउंड है, जैसे वो है वैसे ये है, बट द प्रॉपर्टीज आर वेरी मच डिफरेंट। इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी अलग अलग आ रही थी, और क्योंकि उस जमाने में वो प्रॉपर्टीज कम समझ में आ रही थी, इसलिए इस चीज को उन्होंने तब क्या कह दिया था, कॉम्प्लेक्स। अभी बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी, इसे कहा कॉम्प्लेक्स, और एडिशन कंपाउंड की इस चीज को कह दिया डबल सॉल्ट। तो दो वर्ड आ गए, एक का नाम हो गया डबल सॉल्ट और एक का नाम हो गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को जनरली इस चीज को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता है K4FeCN6 और ये ब्रैकेट। बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स में ये जो बड़ी ब्रैकेट लगी है, दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो चीजें हैं उनका इंडिविजुअल टेस्ट नहीं आता। इसके अंदर जो चीजें हैं उनका इंडिविजुअल टेस्ट नहीं आता, कहने का मतलब ये आयरन का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो भी आयरन फेरस है या फेरिक है उसका टेस्ट नहीं दे रहे हैं, साइनाइड आयन का कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो ना तो आयरन का टेस्ट आ रहा था फेरस का, और ना ही साइनाइड का। जबकि जिन्हें डबल सॉल्ट कह रहे थे उसमें पानी में घोलने पे सारे आयन्स अलग हो रहे थे और हर एक आयन का टेस्ट आ रहा था। यानी जैसे इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K आयन, Cl आयन, Mg आयन, इन तीनों आयन्स का टेस्ट आएगा। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज डबल सॉल्ट। यानी एडिशन कंपाउंड दो तरह के हो गए। बेटा कौन से दो तरह के हो गए, एक वो एडिशन कंपाउंड जिसमें दो कंपाउंड एक साथ मौजूद हैं सॉलिड स्टेट में, और एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद पूरे पूरे आयनाइज हो गए और हर आयन का टेस्ट आ गया। अगर आयन्स में टूटे हैं तो हर आयन का टेस्ट आ गया, हर चीज अपना टेस्ट दे रही है। जैसे सिंपली एक मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर में हर चीज का टेस्ट आता है, तो ये वाली चीजें कहलाई डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का बेसिक डेफिनेशन क्या आ गई, सॉलिड स्टेट में ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में सारे आयन अलग अलग हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में टुगेदर, एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग, इस चीज को क्या कहा, डबल सॉल्ट। बच्चों कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में क्या आया कि सॉलिड स्टेट में K4 या KCN FeCN2 था, ठीक है, ये इकट्ठे था। जब एक्वस सॉल्यूशन में ले गए तो ये K तो आयनाइज हो गया, ये जो बड़ी ब्रैकेट के बाहर है ये चीज तो आयनाइज हो गई, मतलब K आयन का टेस्ट आने लगा। लेकिन ना तो फेरस आयन का टेस्ट आया ना ही Cn आयन का टेस्ट आया, बल्कि इस पूरी यूनिट का टेस्ट आ रहा था। वॉट एवर दिस यूनिट, इस पूरी यूनिट का टेस्ट आएगा, और इस चीज का नाम उस जमाने में क्या कह दिया गया था, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या हुए, सॉलिड स्टेट में एक साथ है और एक्वस सॉल्यूशन में भी एक साथ है, भले ही कुछ पार्ट अलग हो गया लेकिन मेन पार्ट एक्वस सॉल्यूशन में भी एक साथ है। तो एक्वस सॉल्यूशन में भी हर आयन अपना इंडिविजुअलिटी का टेस्ट नहीं दे रहा, और ये वाली चीज क्या कहलाई गई, कॉम्प्लेक्स। समझ में आया पहले क्या कहना चाह रहे, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से समझते हैं जो जल्दी समझ में आना चाहिए। मान लीजिए ये एक प्राणी है और इसकी दोस्ती इस दूसरे प्राणी से है, वॉट एवर, ठीक है, ये दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है, दोस्त है, हाँ हम दोस्त हैं, हाँ हम दोस्त हैं, बढ़िया।
अब किसी दिन मुसीबत आई, मुसीबत का मतलब समझ में आ गया ना, एक्वस सोल्यूशन, पानी में घोलने वाली बात। जैसे ही मुसीबत आई, ठीक है, कोई भी चीज समझ लो, जैसे मान लो ये ए नाम का बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, बी नाम का ये भी अच्छा बच्चा है, लेकिन बाई चांस कि किसी पर्सन ने देखा कि ए वाला जो है ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया, अच्छा बच्चा था तो हो सकता है, तो ये ड्रग्स ले रहा था, ठीक है। अब जब ये ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया तो बी क्यों ढूंढा गया, बी बोला मैं जानता ही नहीं ये कौन है, मैं तो जानता नहीं, ये तो अलग हो गया एकदम। यानी जैसे ही मुसीबत आई तो ये बी ए से क्या हो गया, अलग। बी ने अपने रंग दिखा दिए, जो इसकी हकीकत थी वो दिखा दी। इज इट क्लियर? या वैसे कोई और एग्जाम्पल सोच के देख लो, ठीक है, ये दोनों साथ साथ थे लेकिन मुसीबत आते ही दोनों अलग अलग हो गए। समझ में आया? तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में तुम्हें साथ साथ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं, हम आपके हैं कौन, हमें कोई मतलब नहीं, आप जाइए दूर। इज इट क्लियर? यानी अपना क्या दिखा दिया उन्होंने, असली रंग। ये दोहरी बातें करने वाले लोग यही कहलाते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है, दोहरी बातें कर रहे हैं। कौन सी दोहरी बातें, सॉलिड स्टेट में हम साथ साथ हैं और जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन आया, ठीक है, पहचान कौन, नहीं पहचानते, अपनी अपना रंग दिखाने लगे, तो ये चीज क्या हुई, डबल सॉल्ट। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्या है, सॉलिड स्टेट में साथ साथ हैं और जब मुसीबत आई तब भी साथ साथ हैं, और मुसीबत में भी एक दूसरे की कोई चुगली नहीं कर रहा, अपना रंग नहीं दिखा रहा, कोई नाटक नहीं, ये अपना कोई टेस्ट नहीं दे रहे, पूरी यूनिट का अभी भी टेस्ट दे रहे हैं। तो ये वाली चीज क्या कहला रही है आपके लिए, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थोड़ा और साइंटिस्ट ने सोचा और जरा सा आप और सोचो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है। खाली एक पॉइंट सोचो, CO2 में कार्बन है, लेकिन CO2 की प्रॉपर्टी तो एकदम अलग होती है, O2 वाली तो नहीं होती। ग्लूकोज में कार्बन है, लेकिन क्या ग्लूकोज में कार्बन का टेस्ट आता है या कार्बन की प्रॉपर्टी शो होती है? चीनी में तुम्हें कोयले का टेस्ट आता है? नहीं आता, कितनी चबा के खा लो, चबाते रहो, अब टूट के कोयला बनेगी तो कोयला ना बनने वाली। तो क्या कहने का मतलब है, बस इसे जरा सा सोच लो, क्या सोच लिया अगर आपने कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन है लेकिन ग्लूकोज में कार्बन का टेस्ट नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये कार्बन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गया, और जब भी कोई चीज कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाती है तो वो चीज अपने पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करती है, अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करती। तो यहां ये कार्बन अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये ग्लूकोज का एक कंपाउंड बन चुका है, अब ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आया? सेम कहानी यहां है, साइंटिस्ट को बाद में समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि ये आयरन और साइनाइड, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, को। समझ में आया? इनके बीच में कोवलेंट, और आप जानते हो मेटल तो कोवलेंट बनाते नहीं, ठीक है। तो कोवलेंट का एक टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक एटम के लोन पेयर दोनों एटम शेयर करते हैं। तो एक्चुअली में यहां इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। इसीलिए कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। These compounds are known as coordination compounds. इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? क्योंकि इनके जो कंपाउंड का जो मेन अस्तित्व है, जो मेन नेचर है, इट इज ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, कोऑर्डिनेट इज अ कोवलेंट, कोऑर्डिनेट होता कोवलेंट ही है, बस अनइक्वल शेयरिंग है, एक एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम शेयर कर रहे हैं, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन आयरन भी शेयर करता है, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और ये चीज आयनाइज नहीं होती क्योंकि ये कोवलेंट है। आयनाइज कौन सी चीज होगी, जो आयनिक होगी। इज इट क्लियर? तो दो तरह के कंपाउंड क्लियर हैं। कौन से दो तरह के? मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स। एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, वन इज नोन एज डबल सॉल्ट एंड वन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। क्या अंतर लिखोगे बेटा दोनों में? डबल सॉल्ट में आप लिखेंगे इन सॉलिड स्टेट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट देन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन इट आयनाइज कंप्लीटली टू गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन। एक्वस सॉल्यूशन में ये पूरे पूरे आयनाइज होंगे और हर आयन का टेस्ट देंगे, जबकि कोऑर्डिनेशन में क्या कहोगे, इन सॉलिड स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन दे बिहेव
ऑलमोस्ट लाइक सेम। ऑलमोस्ट क्यों लगाया मैंने कि यहाँ के ये जो बाहर है ये अलग हो जाता है, लेकिन जिसे हम कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं वो इतनी यूनिट है। तो ये वाली यूनिट जब भी हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे ना, ये यहां से लेके यहां तक हमारा मतलब नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन जब भी हम बोलने का मतलब होगा हम इतनी यूनिट बोल रहे हैं। तो ये यूनिट सॉलिड में भी ऐसे ही रहती है और एक्वस में भी ऐसे ही रहती है। सच कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन में? Yes, sir. बताओ एक्वस सॉल्यूशन में कौन से कंपाउंड में आयंस की अपनी आइडेंटिटी रहती है? एक्वस सॉल्यूशन में कौन से कंपाउंड में आयंस की अपनी आइडेंटिटी रहती है? आंसर ऑब्वियसली इन दोनों में से एक देखना है, डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वेरी गुड आंसर है, नहीं बेटा अनुभूति गलत है, आंसर है डबल सॉल्ट। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की अपनी, समझ में आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन की आइडेंटिटी है, यहाँ तो आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई क्योंकि ये तो कंपाउंड बन गए ना। और कंपाउंड बन गए तो ये एग्जांपल याद रखना है जो मैंने अभी यहाँ पे एक बार बोला भी था ग्लूकोज का, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बोलो बच्चों क्लियर है? एक सेकेंड है, ओके डन। तो होपफुली अब आपको ये वर्ड क्लियर है, ठीक। तो एक जनरल एग्जांपल से हम आप लोग लिख लीजिए साथ साथ में, क्योंकि ये इतना इजी है तो मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज डबल सॉल्ट एंड वन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है एक मार्क्स में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है? तो डबल सॉल्ट में आपको लिखना है in solid state and in aqueous solution, ठीक है, in solid state and aqueous solution they are behave differently, or in aqueous solution it ionizes completely to give test of all ions, while in coordination compound in solid state and aqueous solution they remain same, they behave same and ये एक साथ रहेंगे बेटा, and they do not give test of individual ion, या ions loses their identity, individual identity, ions की identity नहीं होती, the identity of complete compound is observed, पूरे पूरे कंपाउंड की आइडेंटिटी होगी, ions की आइडेंटिटी नहीं। बोलो बच्चों क्लियर है? ठीक, जस्ट अ सेकेंड, चलिए एक वर्ड हम और इसमें देखना चाहते हैं बच्चों। सपोज एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। बेटा अगर सपोज दैट ये एक प्राणी है जिसका नाम अकबर है या बीरबल है, ये सुने होंगे चुटकुलों में बहुत पहले से चले आ रहे हैं, AB नाम से है अकबर एंड बीरबल। तो पहला वही पुराना क्वेश्चन जो सब बच्चे जानते हैं, क्या चीज ज्यादा जरूरी है, अथा पैसा या बुद्धि अकल? क्या चीज ज्यादा जरूरी है? नहीं, अगर दोनों में से एक चूज करना है, क्या चीज ज्यादा जरूरी है? अकल। तो एक तरफ बहुत सारे पैसे रखे हैं और एक तरफ बहुत सारी बुद्धि रखी है, मतलब ब्रेन है ना। हाँ ठीक है, अपना अपना परसेप्टिव है, ठीक है। जैसे अभी पारस ने बताया, क्या कह रहा है, इसने कह दिया अकल पैसा बुद्धि सब कुछ चाहिए, ठीक है। एक आध बच्चे ने कहा है शायद अकल चाहिए, मतलब मैं अकल चूज करूंगा। किसी बच्चे ने कहा है पैसा, भी किसी ने कहा है नहीं कहा है? वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, ठीक है, वेरी नाइस। ये दो तीन बच्चों ने बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब दिया है, बोले जिसके पास जिसकी कमी है वो वही मांग रहा है, ठीक है। तो कईयों ने अकल मांगी है तो उनका वो कम है, और हमारे पास पैसा कम है तो हम पैसे मांग रहे हैं, वॉट एवर, ठीक है, ये मजाक की बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं अकल और बुद्धि या पैसा और बुद्धि ना, यहाँ से एकदम क्लियर। अकबर बीरबल, कॉमन सेंस, बुद्धि किस में ज्यादा है? ज्यादा दिमाग मत लगाना, बीरबल में बुद्धि ज्यादा है। मालिक कौन है? ये तो नौकर है ना, ज्यादा बुद्धि वाले अमीरों के नौकर ही होते, और बीरबल जैसे उसके पास 9 या 8 और नौकर थे, अकबर के 9 रत्न थे ना, व्हाटएवर, तो एक रत्न थे, ठीक है। तो ज्यादा पैसे वालों के यहाँ ज्यादा बुद्धि वाले नौकरी करते हैं खाली। तो ये तो हुआ जनरल पॉइंट, व्हाटएवर। केमिस्ट्री कहाँ है इसमें? अब केमिस्ट्री पे आइए। अकबर को कोई प्रॉब्लम हो गई बीरबल से, उन्होंने बीरबल को सेंटेंस टू डेथ दे दिया,
कि इसको मार डालो, खत्म करो, ठीक है, मौत का नियम। और बीरबल ने कहा भाई ऐसा है जहर दे दो, आसान मौत मरूंगा, ठीक है। बीरबल को जहर मंगा के दे दिया गया, पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि इट इज डेडली पॉइजनस। बट अब बात नहीं, पोटेशियम साइनाइड लगा के या मंगा के दे दिया गया। एनी डाउट? ठीक। नाउ इसके बाद अंतिम इच्छा पूछी गई, तो ऑब्वियसली उसने पहली अंतिम इच्छा यही की कि अकबर तू भी खा ले साथ में, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, ये एग्जाम्पल 11th में आपने सुना होगा, क्योंकि 11th में हमने कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाया था हाइड्रोजन चैप्टर में। तो पॉइंट क्या आया? पॉइंट ये आया, इन्होंने कहा ऐसा है कि, वेरी गुड, सारा एग्जाम्पल याद आ गया तुम्हें तो, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं आयरन का साइनाइड साथ में खाऊंगा, ठीक है, और इन्होंने मिला के खाया और बीरबल की डेथ नहीं हुई, जबकि ये इतना डेडली पॉइजनस है कि इसका टेस्ट नहीं पता, व्हाटएवर, ठीक है। क्लियर है क्यों डेथ नहीं हुई? क्योंकि ये कंपाउंड क्या बन गया था, K4FeCN6, और साइनाइड पॉइजनिंग इज ड्यू टू साइनाइड आयन, क्योंकि ये बन गया और ये कॉम्प्लेक्स है, इससे साइनाइड आयन मिलेंगे नहीं, और इसलिए इसकी डेथ नहीं। फिलहाल 11th वाला ही पॉइंट दोबारा बोल रहा हूं, भैया घर पे मत कर लेना, ठीक है। ये आप घर पे करेंगे तो बीरबल बच गया, तुम नहीं बचोगे, ठीक है। क्यों नहीं बचोगे? क्योंकि ये केमिस्ट्री है, रजनीगंधा 00 नहीं। कई लोग क्या सोच रहे हैं कि ये तो रजनीगंधा 00 है, बोले पहली पुड़िया फाड़ी मिलाया, दूसरी फाड़ी मिलाया, बोले यार ऐसे केमिस्ट्री कंपाउंड नहीं बनते, ये इतने आराम से ऐसे कंपाउंड यूजुअली नहीं बनते, और कोऑर्डिनेशन तो कभी नहीं बनेंगे। आयनिक कंपाउंड तो एक बारी को मान सकते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्ट करके बन सकते हैं, जैसे AgNO3 और NaCl मिलाओ तुरंत प्रेसिपिटेट आ जाएगा, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड इतने आसानी से नहीं बनेंगे। तो तुम भूल के भी कहीं शेकी दिखाने के लिए बोले लिया पोटेशियम साइनाइड, आयरन साइनाइड हम खा लेंगे, तो भैया अगर प्योर K4FeCN6 भी दे दिया ना, तब भी तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम्हारा बुलावा आ गया है। क्यों? क्योंकि 100% प्योर भी अगर ये हुआ तो भी ये कुछ एक्सटेंट तक आयनाइज होता है, 100% स्टेबल ये भी नहीं होता, और इसका तो इत्तू सा भी काफी है, ठीक है। तो इसलिए आप ये शेकी मत दिखाइएगा कि ऐसा ले आओ साइनाइड हम खा लेंगे, पोटेशियम साइनाइड ले आओ, ठीक है। नाउ लौट के आओ, अब इस चैप्टर को हमें स्टार्ट करना है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और शुरुआत इसकी थोड़ी सी स्लो रखनी है बेटा, इसकी शुरुआत थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुरुआत थोड़ी सी स्लो क्यों रखनी है? क्योंकि ये चैप्टर पहली बार आप पढ़ रहे हैं, मतलब अप टू 11th इसमें बहुत थोड़ा सा एसेंस था ही नहीं, 12th में पहली बार पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, जैसे कोई पिक्चर देखनी होती है ना, तो पिक्चर देखने से पहले या तो शुरू में या ट्रेलर में आपको पहले ही पता होता है इस पिक्चर में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, दादा कौन है, पोता कौन है, थोड़े रिव्यूज पता होते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन में भी कुछ कलाकार आएंगे बार बार, उन कलाकारों को पहले जान पहचान कर लीजिए, ठीक है। हाँ भैया लास्ट वाले दोनों बच्चे आप लोग इधर आ जाओ यार, वहां बड़े अजीब से बैठे हो, आ जाइए। हर्षवर्धन एंड आ जाओ बेटा, अर्पित आगे आ जाओ, बड़ा परेशान हो रहे हैं बेचारे पीछे, आ जाओ तुम भी आ जाओ, वहाँ गर्मी भी बहुत है। नहीं नहीं आओ, जब कह रहे हैं तो आना तो पड़ेगा, देखो इट इज अ कॉमन सेंस। हाँ वो बड़े परेशान हो रहे हैं बेचारे, दिख नहीं रहा, कभी इधर से देख रहे हैं कभी उधर, तो आगे आ ही जाएंगे तो आराम है। फिर बेचारे कभी वो आगे वाले को परेशान करते हैं, तू इधर हो जा, फिर उधर हो जा, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। और आ गया, और आ गया बस, हाँ हाँ एक ही बात आप ही के लिए। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हम इस चैप्टर के कुछ वो पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें आएगा क्या क्या। बच्चों ये एक ब्रैकेट बड़ी वाली आएगी, इसे हम जनरली कह देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम कह देंगे, ये जो बड़ी ब्रैकेट दिखेगी असलियत में यही हमारा कंपाउंड है, तो इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इसे कई नाम है, इसे कई लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कह देंगे, ठीक है। और बेसिकली एंटिटी, स्फीयर या और भी एक दो नाम है कि जब शेप दे रखी है, ठीक है, मतलब इसकी भी एक पर्टिकुलर शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, तो हम एक दो वर्ड और यूज, जैसे एंटिटी वर्ड है वैसे एक आध वर्ड यूज और कर लेते हैं, लेकिन बेसिक वर्ड इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इसमें पाया गया है एक जो सबसे पहले लिखते हैं वो मेटल होता है,
मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, मेटल। एक आध केस में आपको हो सकता है इससे पहले भी कुछ लिखा मिल जाए, इसलिए मैंने कहा 99.9% में शुरुआत में मेटल लिखा होगा। ठीक है, इसको फ्रेम करने का तरीका है। और इस मेटल को हम जनरली कहेंगे सेंट्रल मेटल, यानी ये सेंट्रल है, ये बीचों बीच में होगा, इसी के चारों ओर बाकी चीजें होंगी। इस सेंट्रल मेटल के साथ इसमें जो दूसरी चीज होती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लिगेंड। लेजेंड्स नहीं है, ठीक है, इसे लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, आप लेजेंड बोलोगे तो भी चलेगा, लिगेंड, LIGANDS, लिगेंड्स। और ये भाई दो ही कलाकार हैं, ये और ये। जिस बच्चे को लिगेंड क्लियर हो जाते हैं वो चैप्टर में कमांड में रहता है। सेंट्रल मेटल भी नहीं कह रहा हूं, लिगेंड क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में ये शुरुआत में बड़ा अहम रोल रखता है। क्यों रखता है अहम रोल? एक्चुअली ये लिगेंड्स वो हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, रईस प्राणी है, लोन पेयर है। ठीक है बेटा, बेटा हो गई रिसर्च, देख लो कुछ और देख लो। ठीक, ये वो हैं जो रईस प्राणी है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देते हैं। अभी मैंने एरो लगाया है, अगली बार से एरो भी नहीं लगाऊंगा, बस पहली बार थी तो बताने के लिए एरो लगाया है। चैप्टर में हम कभी एरो नहीं लगाएंगे, वो 11th स्टैंडर्ड था कि जो डोनेट करता है वहां से एरो शुरू होता है एक्सेप्टर तक, लेकिन हम यहाँ एरो लगाएंगे नहीं, पहली बार में लगाया है। तो लिगेंड बेसिकली लोन पेयर रखेंगे, और ये बेसिकली लुईस बेस कहलाए जा सकते हैं। फिलहाल इस वर्ड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो ये जो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है डोनर, ये आपको याद रखना है। ये मैंने LP लिखा था, यानी इनके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, लोन पेयर हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, बेसिकली ये लिगेंड। दूसरे नंबर पे मेटल है सेंट्रल मेटल। ये क्या करता है भैया? ये इन लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। जैसे हमने वहां लिखा है ना लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर है। तो लिगेंड बेसिकली लोन पेयर डोनेट करते हैं, और जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं, जैसे ये K4FeCN6 है। इसमें बच्चों कौन सेंट्रल मेटल है, कौन लिगेंड है? क्लियर है, यहां ये जो आयरन है ये सेंट्रल मेटल है, और ध्यान से देखिएगा ये जो CN वर्ड लिखा है ये लिगेंड है। लेकिन एग्जामिनर कभी नहीं बताएगा कि CN पे चार्ज क्या है। एग्जामिनर छोड़ो, मतलब जब भी हम कंपाउंड लिखते हैं तो हम बताते नहीं है CN पे चार्ज क्या है, और ये चार्ज अगर रटा होता है तभी क्वेश्चन हो पाता है इस चैप्टर का। तो CN का जो भी चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए पहले से, वो अभी मैं लिखाऊंगा, याद करना होगा आपको। ये फिलहाल यहाँ का लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ CN लिगेंड है, आयरन सेंट्रल मेटल है। जब हम इसे थोड़ा सा डिटेल करेंगे तो यहाँ ये आयरन होगा, और ये 6 CN ऐसे लगे होंगे, और ये चीज इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स यूनिट ऐसे आएगी। ये CN यूनिट है, ये इसकी कॉम्प्लेक्स यूनिट है। ठीक है, और ऑब्वियसली CN पे -1 चार्ज है तो ऐसे दिखा सकते हैं, आयरन पे +2 है ऐसे दिखा सकते हैं। ये अभी हमें चैप्टर में पढ़ना है चार्जेस कैसे आएंगे। फिलहाल ये चीज, ठीक है, ये ज्योमेट्री बता रही है। तो कई लोग इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह देते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह देते हैं। मतलब सिंपल भाषा में जब आप ज्योमेट्री बता रहे हो तो कोई एक स्पेशल नाम ले लोगे, अदरवाइज दोनों चीजें हैं वही, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक ही चीज। ये जो K4 है ये जो अलग हो जाता है, इसे जनरल भाषा में कह देते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। जनरल भाषा है ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। जो पार्ट आयनाइज हो गया वो आयनाइजेशन स्फीयर, जो आयनाइज नहीं हुआ वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें हैं, उन्हीं दो पे रिसर्च करनी है, पूरा चैप्टर उन्हीं दो पे है, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। ठीक है, मतलब इन जनरल जैसे मैं इसे कहूँ ये चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, ये पूरी कैबिनेट है इसकी, कैबिनेट सुना होगा एक वर्ड आता है, ठीक है, कैबिनेट। तो ये कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर कौन बैठा है सबसे पहले? चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के बाद कौन बैठे होते हैं? बाकी मिनिस्टर होते हैं। तो यूजुअली ये जो बाकी मिनिस्टर हैं इनको हम लल्लू लाल कहेंगे, लिगेंड। ठीक है, ये लल्लू कौन है?
L फॉर लिगेंड, L फॉर ललूस। ये लिगेंड कौन है ये अभी आप पढ़ते जाओगे तो क्लियर होते जाएगा। इसको दे दी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसको दे दी एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्यों दी है? इसे लेट सपोज रोड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी है। क्यों? मतलब ये एकदम चीफ मिनिस्टर का एक तरीके से जिसे कहते हैं ना वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न है कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूं, बाहर बात जाएगी तो गड़बड़ होगा। तुम्हारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है, चुपचाप एजुकेशन से पैसा इकट्ठा करो, यहां लाके दो। इज इट क्लियर? और ये बात ठीक है कैबिनेट के अंदर ही रहनी चाहिए। तुम्हारे पास होम मिनिस्ट्री है, वहां से पैसा खींचो हमें दो। मतलब इसका काम है लोगों से लूटना, ठीक है। और बाहर से इमेज क्या बनी है सीएम की? सेंट्रल मेटल की या मेटल की क्या इमेज है? इन जनरल केमिस्ट्री में मेटल की इमेज क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। जबकि यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसीलिए इनकी खोज देर से हुई। क्यों? क्योंकि परसेप्शन ये था कि भाई सेंट्रल मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बाद में पता चला अच्छा तुम भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने बैठे हो। इज इट क्लियर? तो चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? सीएम साहब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और एकदम डायरेक्शनल है। इसीलिए मिनिस्ट्री बनाई जाती है कि कोई घपला ना हो। ठीक, पहले से पता होना चाहिए एजुकेशन से कितना पैसा आना है, पीडब्ल्यूडी से कितना आना है, तो पहले से सारी मिनिस्ट्री तय है। ठीक है, एनी डाउट? तुम में से किसी के पिताजी सीएम तो नहीं? ठीक है, कॉमन सेंस अगर होते तो मुझे पहले ही पता होता। ठीक है, फिलहाल ये वर्ड पूरा क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर complexes are of 4 types. कॉमन सेंस। चार्ज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स 4 तरह के होते। कौन से 4 तरह के बच्चों? एक हुआ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। व्हाट आर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स? कोई बच्चा बताएगा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या है? बेटा अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जैसे मैंने यहां लिखा CuNH3 ठीक है, और बाहर लिखा है सल्फेट, तो आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आगे तक आपको काम में आएगा कि यहां पे ये आयनाइज हुआ, सल्फेट पे -2 आएगा, और क्योंकि सल्फेट पे -2 है तो दूसरे वाले आयन पे +2 आया। ये वाला आयन कहलाता है सिंपल आयन, ये एक सिंपल आयन है। और ये वाला आयन कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर प्लस चार्ज है, तो इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स कहलाता है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। So what are cationic complex? When the coordination sphere has positive charge, that complex is known as cationic. और ये अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा और ज्यादा कैसे कैटाइनिक है। ठीक है, ये आपको अभी आगे डेवलप कराएंगे हम कि आपको खुद बताना होगा कैटाइनिक कैसे, एनाइनिक कैसे। जैसे मान लो यहाँ सल्फेट नहीं लिखा होता तो आप ये चीज डेवलप करने की कोशिश करिए। कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, इतना तो जानते ही हो। अमोनिया NH3 न्यूट्रल गैस है तो ये 0 हो गया, और इन दोनों को मिला के चार्ज आना है, और इसीलिए ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज आया? +2। लेकिन ये अभी धीरे धीरे डेवलप होगा, आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा कि इंडिविजुअल चार्जेस ऐसे ऐसे होते हैं अधिकतर, उन्हें अप्लाई करें, उन्हें जोड़ें, कंपाउंड के ऊपर चार्ज बताएं। अब बताइए, अब हेडिंग आपको समझ में आई कि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। 4 तरीके के हुए। कौन से 4 तरीके? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कोई चार्ज नहीं आया, और कैटाइनिक एनाइनिक। ठीक है, एक एक एग्जांपल ये लिखेंगे, ज्यादा नहीं। ये है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, और इसका नाम भी है समवॉट शुट्जर रिएजेंट इसे कहते हैं, कंपटीशन में बहुत आता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को जब लैब में रिएक्ट करते हैं तब ये बनता है, तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आखिरी में यूजर्स में लिखेंगे इसको। अच्छा दूसरा बोलो। सही है। SO4 2 नेगेटिव का क्या वो मतलब वो सर, बिना उसके भी तो हमें पता चल रहा है कि 2 पॉजिटिव होगा ऊपर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल सही है।
अगर हमें अभी नॉलेज कम है इसलिए हमने सल्फेट लगा के दिखाया था, और इसलिए हमने कहा कि सल्फेट पर पता है -2 चार्ज है इसलिए +2 है। आगे आने वाले समय में, बीच में हो सकता है आपका कनेक्शन चला गया हो जब मैंने बोला था, आगे आने में आपको धीरे धीरे डेवलप कराया जाएगा, जब ये नहीं लिखा होगा तब भी बता सकते हैं ये कैटायनिक है, ठीक है। और अगली बार से कुछ पूछना हो तो भैया एकदम मत बोला करो, हम डर जाता हूँ, ठीक है। पहले हैंड रेज कर लो, हम उसमें पूछ लेंगे। मालूम हुआ कि यार अभी तो हम आराम से हैं, देखो पहले तो मैं घर पे होता था कोई दिक्कत नहीं थी, मैं मैनेज कर लेता, अभी ये सामने भी कुछ बच्चे बैठे हैं, अब मालूम हुआ मैं मुड़ा कुछ पढ़ाने के लिए, तुम एकदम से चिल्लाए और मैं गिर गया यहाँ पे, फिर इनके सामने बेइज्जती हो जाएगी यार। ऐसे तो घर पे था कोई बात नहीं, खड़ा होता था, झाड़ता था, पढ़ाने लगता था, अब यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, गिर गया मास्टर, है ना, ऐसा मत किया करो, ठीक है। और मैं ईयरफोन लगा के पढ़ा रहा हूँ भाई तुम्हारी वजह से, तो थोड़ा सा धीरे बोला करो, सीधा कान में आवाज जाती है, कम बह रहा हूँ लेकिन इतना नहीं, ठीक है। एकदम से चिल्लाते अब आ जाओ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या हुए, नाम से क्लियर है, और अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था वही है K4FeCN6, और यहाँ पोटेशियम अगर हटाया जाएगा तो पोटेशियम पे +1 होता है, 4 पोटेशियम पे +4 हो गया, और इस पे -4। तो आपको जो चीज नोटिस करनी है बच्चों वो क्या है, नोटिस आपको ये करना है, ये एक आयन है, ये कौन सा आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, और ये कॉम्प्लेक्स का एनाइन है, और ये दूसरा भी आयन है पोटेशियम आयन, ये सिंपल कैटायन है। तो आयन दो तरह के होते हैं, एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल आयन मतलब सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये सिंपल आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जिसके अंदर ऐसे यूनिट्स दिखेंगी, जैसे यहाँ FeCN, ऐसी यूनिट्स दिखे, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अब पूछिए कैसी बात करती, अभी क्या आया, अभी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, फिर क्या आया, अच्छा तीसरा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा, तो हो तो गया भाई। तो ये तीसरा कॉम्प्लेक्स आएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और न्यूट्रल याद कर लेना भाई, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ना याद ही करने हैं, सीधी बात है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को ज्यादा सोचना नहीं है। ये NiCO4 या FeCO5, ये जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो NiCO4, FeCO5, दीज आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। या बच्चों और भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल बनेंगे, जैसे मैं इसे मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, मैं इसी को मिटा के यहाँ लिख रहा हूं, जैसे ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन है और 3 वाटर लगे हैं, और ये न्यूट्रल है। काहे न्यूट्रल है, जैसे जैसे पढ़ाई चलेगी तो समझ में आएगा। एल्यूमिनियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है वो +3 है, और क्लोरीन का -1 है, 3 क्लोरीन का -3 हुआ, +3 और -3 कट लिए, कट गए, +3 -3 कट गए, वाटर 0 होता ही है, तो सबको मिलाया तो चार्ज कंपाउंड का आता है, कंपाउंड का चार्ज 0 आ रहा है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक 3 कॉम्प्लेक्स हुए हैं, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। पहले इन 3 में किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन डाउट है तो वो पूछेगा, कि कोई भी डाउट है व्हाटएवर, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि जब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ जितने भी लिखे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ब्रैकेट पे चार्ज नहीं आएगा, और ये ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताऊंगा कि किसका कितना कितना है, ठीक है। थोड़ा सा 11th का रेडॉक्स की जरूरत है लेकिन ज्यादा नहीं है, मतलब रेडॉक्स नहीं भी पढ़ा है तो बहुत टेंशन मत लीजिएगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे आराम। ओके, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, और एक बच्चा, वेरी गुड, थैंक यू नाज, 1 लिख दिया, बाकी को कहना पड़ता है, समझ में आ गए और जग रहे हो तो लिख दिया करो कुछ ना कुछ, ठीक है। जिससे ये लिखवाने का सिर्फ ये रीजन है 1 का कि आप जागृत हैं, आप बैठे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, नहीं तो क्या होता है ना, आप क्या करते हो, आप उस समय खेल रहे होते हो फ्री फायर या व्हाटएवर, कोई गेम खेल रहे होते हैं इधर ऑनलाइन होने के बाद, फिर आपको लगता है कि ये मास्टर कह ना दे कि मैं सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा हूँ, फिर आप जैसे फ्री फॉल या जो भी गेम है ना उसमें PUBG टाइप का जो आया है, उसमें जैसे तुम्हारे वो जो भी है मरमरा जाते हैं, फिर तुम
एक सेकंड के लिए हमारे वाला देखते हो वीडियो। अच्छा क्या चल रहा है, क्या लिखा है इन्हें बोर्ड पे? सल्फेट। सर सल्फेट नहीं यार समझ में, दोबारा बता दो इसको। और उसको बोलने के बाद उसके बाद तुम फिर कुछ नहीं सुन रहे हो, तो मुझे ये भी पता है। फिर तुम देखते हो अरे दोबारा चाल आ गई, चलो खेलना शुरू करें, ठीक है। और यहाँ मास्टर बोलते रहे, कुछ बोलते रहे, क्या लेना देना, वहां हंस रहे होते। थोड़ी देर बाद तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें फोन करके कहता अबे तूने हैंड रेज कर रखा, वो तो हटा दे कम से कम। चलो चौथा कॉम्प्लेक्स अभी बचा है, उसका नाम है कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चौथा कॉम्प्लेक्स कहलाता है बच्चों कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट इज कैटायनिक, सेकंड इज एनायनिक, थर्ड इज न्यूट्रल एंड फोर्थ इज कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा इस कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, कंपटीशन लेवल में ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। फिलहाल कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसे दो बड़ी ब्रैकेट अधिकतर दिखेंगी, और इन दो बड़ी ब्रैकेट में ऑब्वियसली यहाँ एक सेंट्रल मेटल जैसे आयरन है, और आयरन के साथ मान लेते हैं, या करो जो नेचर के कॉम्प्लेक्स है मैं वही बोल रहा हूँ पहले। यहाँ बेटा लेट सपोज कॉपर है और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 बारी है, और इसके बाद यहाँ कोबाल्ट है और क्लोरीन 4 बारी है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक एनायनिक। एक्चुअली में कॉपर का चार्ज +2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है। +2 और 0 मतलब ब्रैकेट पे चार्ज क्या आ गया? +2। इसके ऊपर चार्ज +2 होता है कोबाल्ट पे भी, ये अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और क्लोरीन पे -1 होता है, तो 4 क्लोरीन पे -4, तो +2 और -4 मिलके -2 बना देंगे। तो ये अभी चैप्टर के बीच में समझ में आएगा चार्जेस कैसे कैसे लेने, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको चार्जेस पहले से ही पता होने चाहिए, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा। बोलो भैया यहाँ तक क्लियर है? कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्लियर है? तो व्हाट इज कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स? A complex in which both cation and anion are complex ion, जिसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी, सिंपल आयन नहीं। क्लियर है? हाँ बेटा, अब जिसने भी हैंड रेज किया था अगर किया है तो पूछो। सर वो COCl2 के ब्रैकेट के बाद -2 लगाया ना आपने, या सिर्फ 2 है? ऑब्वियसली -2 लगाएंगे, और सर माइनस दिख नहीं, डार्क नहीं लगाएंगे। था ना, हाँ इसलिए कोई दिख बात नहीं रहा। नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना, कि यहाँ ये +2 है, ये -4 है, +2 और -4 मिला के -2 आएगा। हो सकता है, वैसे माइनस नहीं लिखा तो मैं समझ गया था, तो ये मेरी गलती बता रहा था। कह रहा -2 आएगा ना, दिख नहीं रहा है तो मैंने माइनस गलती से शायद छोड़ दिया। क्या चीज बेटा? सर जरूरी नहीं है दोनों जगह एलिमेंट सेंट्रल सेम हो। ये सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, मैंने कहा ना नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, मैं वो एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये वेल नोन एग्जांपल है हमारे कोर्स का, ये कोबाल्ट है और ये कॉपर है, ठीक है। दोनों सेंट्रल मेटल सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक कंपाउंड है जिसमें दो अलग अलग आयन है। अच्छा सर ठीक है, हाँ समझ गया, बोलो। सर वो न्यूट्रल नहीं होंगे? जो कैटायन आयन है +2 और -2 दोनों के बाहर है, तो वो न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे? काश तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते, अच्छा लगता मुझे। ये भाई कह रहा है मुझसे कि एक कैटाइन है एक एनाइन है, तो न्यूट्रल तो कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। भाई एवरीथिंग एग्जिस्ट इन न्यूट्रल स्टेट, चाहे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है चाहे एनायनिक है, सब न्यूट्रल। लेकिन बड़ी ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज आया उस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता। बड़ी ब्रैकेट पे जब प्लस था एनायनिक का। अच्छा पहला वाला एग्जांपल अगर तुमने देखा हो, पबजी छोड़ दो कम से कम, उसमें पहले वाले एग्जांपल में क्या था? अगर CuNH3 था तो क्या वहां माइनस नहीं था? वहां पे भी प्लस माइनस था, वो भी न्यूट्रल था। तो भैया न्यूट्रल तो चारों ही है, ठीक है। अब हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैंने पहले कहा शुरुआत बस 2 या 3 दिन स्लो रखता हूँ, ठीक है। और इसलिए स्लो रखता हूँ कि पहली बार आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जिस बच्चे को ना इस चैप्टर का बेस समझ में आ गया शुरू के 2-3 दिन, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा लूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा लूँ, कुछ पढ़ा लूँ, वो आराम से पढ़ता जाता है, फिर उसे टेंशन नहीं होती। वो कहता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है। और जो बच्चा शुरू के 2-3 दिन में बहुत तेजी से निकलता है और वो बेस समझना नहीं चाहता, कहता है ये तो सरल बात है, ये तो मुझे आती है, वो इस चैप्टर में धोखा खा जाते हैं। इस चैप्टर में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आज,
क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है IUPAC लिखो, आइसोमेरिज्म बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये 4 चीजों पे खाली क्वेश्चन आता है, लेकिन वो 4 चीजें मैं तब पढ़ा सकता हूँ जब आपका थोड़ा बेस बन जाए। तो चैप्टर का पहले मैं बेस बनाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे या चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। चल, हैव ए नाइस टाइम, बाय। अरे यार बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस जमा नहीं हो रही यार, बार बार कहते हो, अच्छा भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। और यार देखो, इट इज नॉट गुड। आप भाई जो भी है यार, परेशानी सबके साथ है, आपके साथ भी, हमारे साथ भी। थोड़ा हमारा भी सोचो, थोड़ा अपना भी सोचो, ठीक है। 1-2 बच्चे कह रहे हैं हमने थोड़ी फीस तो दे ही दी है तुम्हें। ओ भाई, तुम दे सकते हो तुम और दे दो, जो पैसे नहीं दे पा रहा उनकी थोड़ी भरपाई हो जाएगी, है ना। तो बार बार हम ना कहें तो अच्छा है। प्लीज आप अपने एंड पे खुद सोचिए। एंड फीस जमा कर, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। सर